1 to 2 लाख का एक, अगर हम कहें कि अगर हम इतना कर पा रहे हैं तो एक टीचर को उस समय क्या ध्यान रखना चाहिए ऑफलाइन कोचिंग में, जो अगर वो स्टार्ट करना चाहे तो? बहुत सारे टीचर्स को फीस लेने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, या वो इससे जूझते रहते हैं कि कैसे हम क्लास में जाके फीस जो है वो हम कलेक्ट करें। नमस्ते टीचर्स, आज हम यहाँ पर मिलेंगे सौरभ उप्रेती सर से, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं नॉलेज जंक्शन हल्द्वानी उत्तराखंड के। सर को 15 इयर्स का कोचिंग एक्सपीरियंस है। सर के पढ़ाए हुए 500 से ऊपर जो आपके स्टूडेंट हैं उनने आपका नेट निकाला हुआ है, कुछ आपके गवर्नमेंट जॉब्स में जो हैं वो आपके लगे हुए हैं। सर ने खुद जो है नेट JRF 11 टाइम्स जो है वो निकाला हुआ है। 4 जो स्लेट या सेट आपके एग्जाम होते हैं वो सर ने निकाले हुए हैं। गेट के एग्जाम की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक जो है वो 39 है इंग्लिश सब्जेक्ट में। उसके बाद सर ने उत्तराखंड PCS में, उत्तराखंड UKPSC का जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका एग्जाम है वो क्वालिफाई किया था। या ये कहें कि सर ने जो आपका सरकारी नौकरी है वो सरकारी नौकरी भी सर ने आपका छोड़ी हुई है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अब आपका एक्सपीरियंस 15 साल का, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में और बताना चाहोगे, या क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है यहाँ पे? जी, सबसे पहले तो हार्टफेल्ट थैंक्स दीपक पंत सर कि आपने मौका दिया और इस लायक समझा कि मैं रिच टीचर्स क्लब इस मंच से जो हमारे भावी टीचर्स हैं उनके बारे में उनके साथ कुछ अपने विचार साझा कर सकूं। तो जैसा कि मैं समझ पाया सर कि ये 15 इयर्स का जो जर्नी रहा ये बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन से भरा रहा, और ये बात तो तय है कि इस फील्ड में हमें एक विजन हमारा अगर लॉन्ग टर्म रहेगा तो हम इसमें अच्छा करेंगे। और ओवरऑल अगर हम स्टूडेंट फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग भी एक बिल्कुल 10 बाय 10 के कमरे से शुरू किया था, और मेरे एक मेंटर थे भुवन भट्ट सर, उनके थ्रू हम लोग को मौका मिला तो मैंने भी शुरू किया, और फिर धीरे धीरे हमने फिर उसको पार्टनरशिप पे ले गए और फिर एक पूरी जर्नी रही। तो ये था सर कि हमारा स्टूडेंट फ्रेंडली एटीट्यूड एक होना चाहिए स्टार्टिंग से ही, और एट द सेम टाइम हमारा जो है इकोनॉमिकली हमें फीस और ये सारे स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं उसको भी काफ़ी अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द कोर्स अगर हम मैनिपुलेट करते रहें विद द की सेंटर ऑफ स्टूडेंट, तो मुझे लगता है हम इंडिया में बहुत स्कोप है इस फील्ड का। ओके, एजुकेशन में बिल्कुल, कोचिंग के फील्ड में स्पेशली। तो आपने, अगर हम बात करें 2010 के आसपास की बात है, तो उसके बाद आपने ऑफलाइन ही जो है वो सेटअप किया होगा। तो एक टीचर को उस समय क्या ध्यान रखना चाहिए ऑफलाइन कोचिंग में, जो अगर वो स्टार्ट करना चाहे तो? देखिए, सबसे पहले तो जो किस कोर्स को पढ़ा रहे हैं उसका कमिटमेंट्स हमें पहले ही बच्चों को क्लियर करना चाहिए, और उस कमिटमेंट पे अडिग रहना चाहिए, उसको टाइम के साथ हमें फुलफिल करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि हमारा जो स्टूडेंट्स के लिए जो मेरा तरीका है, स्टूडेंट्स के लिए उनका रिजल्ट ओरिएंटेड, मैं 2 हमेशा नारे हमेशा देता हूँ, एक तो रिजल्ट ओरिएंटेड और एक स्टूडेंट फ्रेंडली। तो ये सारे हमारे नए साथी जो कोचिंग के स्पेशली इंटरेस्टेड फ्रेंड्स हैं उनके लिए ये मेरा रहेगा। और हालांकि हम सभी लोग अभी सीख रहे हैं, आपसे बात हो रही थी, बट ये है कि अगर हम रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट के अलावा कोई भी चीज़ जो हमें अपने टारगेट से डेविएट करती है, हमने देखा है सर कि कोचिंग के काम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो डेविएट कर देती हैं। उन डेविएशंस को हटाते हुए अगर हम रिजल्ट पर फोकस करें कि मैं कैसे इस बच्चे का मैक्सिमम रिजल्ट दे दूं, और फिर हम कैसे इसके फेवर में रहते हुए अपने बिजनेस के गोल को उससे सिंक कर दें। हमारी प्रायोरिटी स्टूडेंट का जो है हित हो, बट हम बिजनेस में भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक बिजनेस भी है। तो वो ये 2 चीजें मेरे को लगता है सर। ओके, ठीक है सर। जैसे आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो आपने जो है उत्तराखंड में जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है डिग्री कॉलेज की, वो जॉब भी आपने जो है वो छोड़ी हुई है। तो वो एक बहुत बड़ा एक डिसीजन था आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका बिजनेस है ये अनिश्चितताओं का खेल है, ठीक है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लेकिन वहाँ पे एक फिक्स आपकी जॉब, आपका वहाँ पे आपको सैलरी मिलती। तो वो क्या फेस था कि आपको लगा कि हाँ मुझे यही करना है? जी सर, इसका मैं 2 तरीके से आंसर दूंगा। एक तो मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई थी, आप लोगों के साथ भी बनाई थी। तो बात वही है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर ज़्यादा इंडिपेंडेंटली, ज़्यादा फ्रीली काम कर पाऊंगा, और यहाँ पर वेरिएबल्स मेरे हाथ में रहेंगे। तो उसमें इंडिपेंडेंटली मैं अपने तरीके से अपने पढ़ाने के रूटीन्स को मैनेज कर सकता हूँ, और जहाँ मैं रहना चाहता था जैसे हल्द्वानी, तो वहाँ मैं रह के काम करूँगा। एक ये बात थी, और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि अगर हमें पोटेंशियल है और हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो हम जो है अपनी सारी एनर्जी को चैनलाइज करके फिर से गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि एक गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि दूसरी नहीं पा सकते। बिल्कुल। तो ये एक मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ हमारे सभी साथियों को, और स्पेशली मैंने उसको एक बिजनेस एक एडवर्टीजमेंट के तौर पे तो लिया ही, क्योंकि जब सब लोगों को पता चला तो मुझे कोई कैंपेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। इट वाज अ वेरी बिग थिंग। वो एक ब्रांड वैल्यू
वैल्यू बढ़ाई, ब्रांड वैल्यू उससे बढ़ गई, तो वो एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं उस सेंस में। बट एट द सेम टाइम इट वाज अ वेरी वेरी बिग रिस्क। तो आगे हम देखेंगे कि मेरे को हेल्थ के इश्यूज भी शायद कुछ हुए, हाँ, तो उसके पीछे भी एक रीज़न वही था। तो मतलब वो तलवार जो हमें बचाती है वो काटती भी है। ठीक तो है, ये तो दोनों ही तरफ जाएगा। ठीक सर। है। हाँ। आपने अभी यहीं पे सर ब्रांड वैल्यू की बात की। अब जैसे यहाँ पे अभी हम बता रहे थे कि आपने 11 टाइम्स जो है वो नेट जेआरएफ निकाला हुआ है या गेट निकाला हुआ है, खुद भी आप जो है ये एग्जाम देते रहते हो, तो क्या इसके पीछे भी कोई बिजनेस माइंड है कि वो मार्केटिंग आपकी अपने आप हो रही है? सर ये तो है, ये तो है। ये हम जब सारे बच्चों से भी कहेंगे, और जो हमारे स्पेशली टीचर्स हैं, क्या होता है कि वो किसी एग्ज़ाम की जब तैयारी कराते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक बार हमने निकाल दिया तो अब हमें तो आता ही है। ऐसा नहीं है सर, जो हमारी तो फाइट हमेशा नए बच्चों से है। तो हमें एज एन एस्पिरेंट, एज ए मेंटर, हमें ये चाहिए कि जो नया एस्पिरेंट है उसके मुकाबले हम कहाँ पर हैं। तो उसके लिए कंपटीशन की फील्ड में स्पेशली जो मेंटर्स होंगे हमारे, उनको हमेशा अपने आप को परखना चाहिए। और वही तो सर लर्निंग का एक मज़ा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि लर्निंग जिसने छोड़ दी तो वो इस फील्ड में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अगर हम बिल्कुल बिजनेस माइंड ही लेके चलेंगे तो हमारी लर्निंग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो लर्निंग वाले एस्पेक्ट को साथ लेके चलें, बिजनेस पीछे पीछे खुद ही आ जाएगा आपको। अगर आप बिजनेस के पीछे जाएंगे बट लर्निंग से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आपको, अभी तो शॉर्ट टर्म में शायद आप कमा लें बट लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि आप मेंटली जो है ब्लैक कर गए। तो ये इसीलिए मैं कर देता हूँ पेपर। ठीक है, हाँ। बहुत बढ़िया। तो सर जैसे अभी हम यहाँ पे डिस्कस भी कर रहे थे, और अन्य टीचर्स को भी मैं बताऊं कि उत्तराखंड में अगर हम स्पेशली बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट में, नेट का चाहे एग्जाम हो या यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड जो एलटी का हो या लेक्चरर का एग्जाम हो, सर एक बहुत बड़ा यहाँ पे ब्रांड नेम है, रेफरल के थ्रू ही जो है स्टूडेंट सर के पास आते रहते हैं। तो सर थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे बात करें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ऐसी आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं या आपने अपने में पिछले 15 सालों में से क्या बदलाव किए कि जो सौरभ उप्रेती है या जो नॉलेज जंक्शन है वो एक ऐसा ब्रांड नेम बन चुका है कि स्टूडेंट फीस देने से पहले अब पूछते भी नहीं हैं कि आप क्या करेंगे, क्या आपका कोर्स है। तो वो आपको क्या लगता है कि आपकी वो क्या क्वालिटीज़ थी? सर सबसे बड़ी क्वालिटी तो मैं फिर यही कहूँगा कि प्रोफेशनल कमिटमेंट्स बहुत काउंट करता है। अगर कोई बिना आंख बंद करे फीस दे रहा है तो वो 10 जनों से ये पूछ कर आया है कि भाई यहाँ हमारी फीस मरेगी नहीं, हम जितना फीस दे रहे हैं उससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो वो जो हमने लॉन्ग टर्म में जो एक फेथ जनरेट किया बच्चों के बीच में, वो एक बहुत बड़ा वो है। तो उस पर टिके रहना और अपने आप को लगातार ताक पर रखना, अपने आप को लगातार ये कहना कि अगर मैंने, मतलब मैं हमेशा ये सोचता हूँ सर, मैं सबसे कहना भी चाहूँगा कि अगर मैं 6 महीने का कमिटमेंट बच्चे से कह रहा हूँ तो मैं अपने लिए 8 महीने का कमिटमेंट रखता हूँ। मैं 2 महीने स्पेयर रखता हूँ कि अगर कहीं कुछ हो गया या मेरा हेल्थ इश्यूज हुआ या कुछ हुआ तो मैं 2 महीने का आगे का लेके और चलता हूँ। तो ये मेरा कमिटमेंट का एक अपना एक सिस्टम मैंने इंटरनली बनाया है। तो वो एक बात है सर। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है जो मैंने आपको बताया था कि जब हम रिजल्ट दे देते हैं ना सर, तो फिर बच्चे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने 3 महीने पढ़ाया कि 6 महीने। जब उसको वो रिजल्ट के लिए जुड़ा है। पॉइंट ये है कि हमारा और बच्चे का मिलना क्यों है। अगर एकेडमिक में बच्चा मिल रहा है तो वो इसलिए मिल रहा है कि भाई मैं हाई स्कूल इंटर में टॉप करना चाहता हूँ। अगर कॉम्पिटिशन में तो मुझे जॉब चाहिए। अब वो जॉब वो कैटेगरी में है बच्चा तो वो कैसे ला रहा है, तो फिर वो जनरल में कैसे ला, तो वो सारे बिंदुओं पर उसको एक कस्टमाइज्ड टाइप का रूटीन बना के देना और उनको रिजल्ट के लिए प्रेरित करना। उसके लिए फिर जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो उसमें आप जैसे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, तो वो सारी चीज़ें लेना, फिर मेडिटेशन आ जाता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों पर अगर हम रहेंगे कायम और विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रस्ट बनता है, फेथ बनता है, और फिर आप देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन आना कोई बड़ी बात नहीं। ओके, ठीक है। तो सर अब थोड़ा सा यहाँ पे हम आपकी बुक के बारे में भी बात करेंगे। आपने अपने को ऑथर के साथ ये बुक लिखी हुई है, तो वो इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली, उससे आपके बिजनेस में क्या फ़ायदा हुआ? रेवेन्यू तो बिल्कुल ऑब्वियसली बढ़ा ही है, वो थोड़ा सा पहले आप बता देंगे। सर कोरोना टाइम में हम लोग थे, तो मेरे साथ अजय आर्य जी हैं, मेरे जूनियर स्टूडेंट भी हैं और बड़ा अच्छे को लर्नर हैं। तो उनके साथ मैंने इस प्रोजेक्ट को लिखा और कोविड टाइम्स में हम लोग ने ये सोचा कि एक ऐसी बुक क्यों ना लिखी जाए जहाँ पर हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम थोड़ा सा एक लाइन में स्ट्रीमलाइन कर दें। तो वो बुक एक प्रोडक्ट है उसका, और अच्छा हमने उसमें सेल किया है उस बुक का, और अभी भी वो सेल हो ही रहा है बुक का। तो ये है सर कि जब हमारी जो नॉलेज है हमें लगता है कि वो एक पॉइंट पर हम डिलीवर कर सकते हैं और अपने स्टाइल में कस्टमाइज्ड वे में कर सकते हैं, तो उसमें हमने कुछ चेंजेस भी किए थे। जैसे हमने MCQs के आंसर्स जब दिए तो उसके साथ साथ हमने कुछ की पॉइंट्स पे एक्सप्लेनेशन दे दिए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करी। और सबसे मेन होता है, हमें ये लगा एक्सपीरियंस में कि एरर फ्री जितना रहेगा बुक, जितना उसमें बाद में एरर्स तो निकलते ही हैं,
तो जितने कम रहेंगे उतना वो मतलब बुक, क्योंकि बुक एक बार अगर आ गई तो फिर आ गई आपकी, है ना। और अगर उसमें 15, 20, 30, 40 मिस्टेक्स हैं तो फिर वो जो हमारा पर्पस था वो बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है, ब्रांड वैल्यू फिर डाउन हो जाती है, बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो इसीलिए बुक लिखने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और ये एक सुकून भरा प्रोजेक्ट होना चाहिए जहाँ पर आप अपने किसी खास यार के साथ बैठ के एक चर्चा करें। तो हम लोग तो कई बार नैनीताल चले जाते थे, वहाँ 2-2, 3-3 दिन रहते थे। तो वहाँ पर रह के मैं डिक्टेट करता था, तो अजय जो हमारे साथी हैं वो लिखते थे और फिर इस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़े। तो ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करें, आपने चलिए नोट्स लिया, उसको पब्लिश आपने किस तरीके से करवाया, थोड़ा सा वो जर्नी भी आप बताएंगे। हालांकि एक बहुत लंबा अलग से एक वीडियो बन जाएगा कि बुक कैसे पब्लिश करें, बट शॉर्ट में थोड़ा सा आप उसको कैसे आपने पब्लिश किया और सेल्स की जिम्मेदारी किसके पास थी, आपके पास थी कि पब्लिशर के पास थी? जी, ऐसा हमने किया उसमें कि पनेरू सर थे, पनेरू सर का एक पब्लिकेशन है देवभूमि पब्लिकेशन, उनके साथ जुड़े हम और उन्होंने देवभूमि पब्लिकेशन से वो बुक जो है पब्लिश हुई। और उसके बाद जो है हमने वही किया कि उसकी कुछ कॉपीज़ को सर को भी दिया और उन्होंने भी रखी, बट बाकी के कॉपीज़ के जो सेल के राइट्स थे वो हमने ले लिए, तो वो मेरे पास थे और वो अभी भी हम डायरेक्टली उस बुक को अपनी तरीके से सेल करते हैं। अभी तक कितनी कॉपीज सेल हो चुकी हैं? लगभग 1000 बुक्स हमने निकाली थी, तो उसमें से लगभग 700 to 800 बुक्स जो है निकल चुकी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मेरे लिए वो था कि कैसे होगा नहीं होगा। अच्छा, तो बच्चों का बड़ा प्यार मिला, तो उसके लिए मैं बड़ा थैंक्स कहता हूँ बच्चों को भी, ठीक है, उन्होंने ऐसा किया, इतना सपोर्ट किया हमें बुक में भी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कोविड से पहले की जो आपके जो यूट्यूब की जो जर्नी है, ऑफलाइन से ऑनलाइन आने की, हम पहले भी आपका साथ में काम कर चुके हैं, बट उसके बाद आपका चैनल जो है वो आपका यूट्यूब चैनल जो है डिलीट हो गया। उससे वो जो सिचुएशन है, क्योंकि आपके उसमें आई थिंक जो है 7000 8000 सब्सक्राइबर आपके हो चुके थे, ठीक है, और बिजनेस में जो है अगर ब्रांड वैल्यू की बात करें या इनकमिंग जो है लोगों को वहाँ से भी पता लगा, तो वो सेटबैक कैसा आपने फिर झेला उसको? सर मुझे लगता है कि मैं अपने आप को, जैसे मोहिंदर अमरनाथ के लिए कहा गया ना कमबैक किंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ख़त्म होना लाइफ में ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर हम दोबारा से अपने आप को रिवाइव करते हैं नए अंदाज में। और ये एक डेस्टिनी का एक क्रूअल फेट कहेंगे कि वो चैनल बंद हो गया, बट उसको फिर जल्दी ही हमने रिकैप अपना उसको एक्सेप्टेंस के मोड में लाते हुए फिर से हमने शुरुआत करी। और मुझे लगता है कि इफ़ यू हैव टैलेंट, जो एक बड़ा फेमस फैज़ अहमद फैज़ साहब की लाइन है कि हुआ जो तीर नीम कश तो क्या हासिल, मज़ा तो तब है जो सीने के आर पार चले। तो अगर वो तीर आधा ही खींचा हुआ गया तो मज़ा नहीं है, मज़ा तो तब है जब वो पूरा आर पार चले। तो कहने का मतलब कि कई बार सक्सेस मिलेंगी, फेलियर्स मिलेंगे, बट वो है कि वो हमेशा हमें सिखाने के लिए आता है, ऐसा मेरा इनर एक बिलीफ है। और बहुत सारे पॉजिटिव लोगों से भी घिरा रहता हूँ, उससे भी एक हेल्प मिलती है। फिर जब बहुत ज़्यादा वो होता है तो मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो वो एक बहुत एक्स फैक्टर मुझे लगता है मेरी लाइफ में रहा, तो गुरुओं का साथ रहा, तो ये सब चीज़ें हैं, तो उससे हम रिकवर कर गए सर। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, ये बात तो है। अब कोविड के ट्रांजैक्शन फेज की हम बात करें, ठीक है, कोविड में ऑफलाइन जो है वो आपके बहुत सारे डाउन हो गए, फिर भी आपने जो अपना बिजनेस है उसको बचाए रखा और बहुत सक्सेसफुली अभी भी चल रहा है, तो वो थोड़ा सा फेज आप बताना चाहोगे? सर कोविड में हम सभी लोग स्ट्रगल कर रहे थे, और तो कोविड का दौर ऐसा था कि मतलब बहुत ही बड़ा दौर था। मैंने बहुत गहराई से सोचा कि जॉब छोड़ने का डिसीजन सही था कि नहीं, बट वही बात है कि फिर हमने हाइंडसाइट में सोचेंगे उसको। तो मैं यही कहूँगा कोचिंग वाले साथियों के साथ कि हमेशा वही बात है कि ऐसे ड्राई फेजेस हमेशा आते हैं, तो जब हमारा एक हैप्पी फेज चल रहा होता है तो हमें उस समय कुछ प्रोविजंस रखने चाहिए, और ताकि जो ड्राई फेज है उसको हम निकाल पाएँ। तो हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत ऐसे किया। बाकी बहुत सारे वेल विशर्स थे जिन्होंने हमें कोविड टाइम्स में बहुत हेल्प करी, तो उन सभी लोगों का दिल से फिर से शुक्रिया। और फिर वही बात है कि सर फिर हमने अपने कॉस्ट कटिंग को किया सर, कॉस्ट कटिंग किया हमने, जो है ट्रांजिशन फेज में गए। फिर उसके बाद हमने जो है अभी ब्लॉक में मेरे घर के पास एक छोटा सा सेटअप है, तो वहाँ कॉस्ट कटिंग करी और थोड़ा सा एम्प्लॉय मैनेजमेंट और किया एफिशिएंटली। तो आज हम फिर से जो है अच्छा एक उसमें आ गए हैं। तो इंग्लिश में हम लोग फिर से अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो ये है अप्स एंड डाउन्स, एक पार्ट है लाइफ का, कोचिंग के फील्ड में तो स्पेशली। बिल्कुल सर, जैसे अब यहीं पे हम भी बात कर रहे थे, टीचर्स अगर आप इससे सहमत हो तो आप कमेंट में एग्री जो है वो जरूर लिखें। सर जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जिस टाइम पे अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें या एकेडमिक्स में भी ऐसा ही होता है कि फॉर्म आया है, ठीक है, उस टाइम पे जो सेल्स है वो अचानक से बहुत बढ़ने लगती है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है जिसको हम ड्राई पीरियड भी कहते हैं, उस समय जो है वो एक भी स्टूडेंट नहीं आता है,
तो अपने फाइनेंसेस को हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि वो 3 महीने हमारे जो फिक्स कॉस्ट हैं, चाहे टीचर की कॉस्ट हो, चाहे रेंट हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वो तो हमें देना ही देना है। तो उस बीच में एज ए बिजनेस ओनर जो है वो आपने कैसे फाइनेंसेस को मैनेज जो करें? उस समय सर जो हमारे ऐसे पॉकेट्स होते हैं जो हमें एवरग्रीन पॉकेट्स हैं, जैसे हमने बुक्स लिखी हैं या हमारे क्लास नोट्स हैं या फिर हमने मोटिवेशनल सेशंस के थ्रू हमें कहीं ना कहीं ऐसे डाइवर्स वेज में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए जहाँ पर ऐसे ड्राई सेशंस में हम अपने आप को एटलीस्ट बेयर मिनिमम निकाल पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी रेंज को भी बढ़ाते हुए चलें। अपने एक में तो बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ नॉलेज होनी ही चाहिए। कंटेंट अगर नहीं है तो हम कोचिंग में ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। कंटेंट तो बहुत अच्छा आपका सब्जेक्ट में होना ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम उसकी रेंज को धीरे धीरे बढ़ाने पर आपको ज़रूर सोचना चाहिए। जैसे बुक्स में, नोट्स में, कुछ लोग बहुत अच्छा यूट्यूब कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, तो यूट्यूब के थ्रू तो ऐसे अगर हम करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी ग्रोथ जो है सिर्फ वर्टिकली नहीं होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टली भी हमें जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों देखना है। तो उस समय ये काम आता है सर। ओके, ठीक है सर। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो तो क्या आप बता सकते हैं कि आपका जो पर मंथ एवरेज रेवेन्यू है या वो कितना रहता है, कि जिसमें आपको स्ट्रगल ना करना, उतना तो वो आ ही जाता है? जैसे मैं ये कहूँगा कि जो हमारे अपकमिंग जो भी हमारे साथी हैं, जैसे 1 to 2 लाख का एक अगर हम कहें कि अगर हम इतना कर पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से लगता है कि वो एक कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। और हम पर मंथ 1 to 2 लाख पर मंथ का अगर हम इतना करते हैं तो, क्योंकि जिस हिसाब से हम एक्सपेंसेस को देखें तो ये एक अभी तो इन्फ्लेटेड फिगर लग सकता है, बट आज के ज़माने में 2024 में इन्फ्लेटेड फिगर नहीं है, ये बेयर मिनिमम की तरफ हम बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता है बट सितारों के आगे जहाँ और भी हैं और अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं जैसे कहा गया, तो इसका मतलब ये है कि ये एक, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट चैलेंज होता है वो ये कि इसको ट्रांसेंड कैसे इसको करना है, कि ये 2 लाख को 5 लाख कैसे पहुंचाना है। और जो अभी जो हमारे स्टार्ट कर रहे हैं साथी, उनके लिए ये यहाँ तक पहुंचना बिल्कुल, जो अभी शुरू ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में जो समय लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। फिर उसके बाद अगर आप जंप लेते हैं तो शायद वो कम समय में ले सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो इसके लिए लॉन्जिविटी भी चाहिए सर ना, टिकाऊपन भी चाहिए। राहुल द्रविड़ वाली स्टाइल में खेलना पड़ेगा। अगर हम सहवाग की तरह सोचें कि भाई चौका छक्का मार के हो जाएगा, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब सर थोड़ा सा बिजनेस के सिस्टम्स की हम यहाँ पे बात करें, ठीक है। आपकी टीम में जैसे मुझे पता है कि एक आप हैं, आपके साथ 2-3 और हैं, ठीक है, जैसे परगई सर हैं, तो थोड़ा सा सिस्टम्स के बारे में आप बात करेंगे। तो सर सिस्टम्स के बहुत ज़रूरी है कि हमारी एक बहुत अच्छी टीम हो, और वो टीम जितने हमारे जो है पुराने साथी होते जाते हैं उतने ज़्यादा, हम नहीं कहते एम्प्लॉय रिटेनेबिलिटी बहुत बड़ी बात होती है। तो टीम एक सॉलिड होना बहुत अच्छा है, और वो टीम आपकी जो मेन विजन है ना उसके साथ सिंक्ड भी होनी चाहिए। वो तब हो पाएगा जब हमारी टीम बहुत लंबे समय से हमारे साथ है, वो हम पर ट्रस्ट करती है, उसने हमें अप्स एंड डाउन्स में देखा है। तो जैसे हमारे साथ सपोर्ट मेंटर में अभी हमारे HR मेंटर है रमेश परगई सर, तो वो सारी कॉल्स हैंडल करते हैं। सो ही नोज़ कि सर का क्या एक्सपेक्टेशंस है, बच्चों का क्या है, तो वो उन दोनों के बीच में अलाइंड हैं। और ऐसे हमारे ऑफिस टीम में हमारे जो है पंत सर हैं, तो वो जो है उस तरीके से कंटेंट राइटिंग के काम में है। तो ऐसे ही हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं, कई सारे स्टूडेंट्स ही हैं जो मुझे बहुत हेल्प करते हैं, गाहे बगाहे। तो ऐसा ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक चना अकेला चना तो बाहर नहीं फोड़ सकता सर ना। तो एक टीम, और फिर उस टीम को आपकी विजन के साथ अलाइंड होना, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि जैसे अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जो स्टूडेंट हैं वो फीस देने में, बहुत सारे टीचर्स को फीस लेने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, या वो इससे जूझते रहते हैं कि कैसे हम क्लास में जाके फीस जो है वो हम कलेक्ट करें। तो उस बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहोगे? हाँ सर, मैं आपसे कह भी रहा था, ऑफ द रिकॉर्ड भी कह रहा था इस बात को, कि ये तो एक थोड़ा सा है हम लोग के साथ, एक झिझक भी होती है। एक अच्छे टीचर को ये लगता है कि वो फीस कैसे मांगे, क्योंकि एक बिजनेस वाला एस्पेक्ट वहाँ पर थोड़ा सा एक अंदर से कचोटता है। तो वहाँ पर यही है कि हम उसी बात को, स्टार्टिंग वाले 2 पॉइंट्स को मैं कह सकता हूँ कि हमारा स्टूडेंट फ्रेंडली एटीट्यूड अगर स्टार्टिंग से रहे। और एक मैं आपको जुमला बता रहा था, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि कोई बच्चा फीस मारने नहीं आता। तो वो पहले से हमें ये सोचना है कि ये फीस मारने नहीं आ रहा है, ये अपने आप को सेटिस्फाई करने आ रहा है। एक हमारा एटीट्यूड अगर ऐसा रहे बीइंग अ टीचर, और दूसरा हमारा ये रहे कि ठीक है, हम एक मिनिमम डेज का एक जो डेमो पीरियड है वो फिक्स कर दें। उसके बाद फिर अगर बच्चा, अगर उसको कंटेंट में सेटिस्फाइड नहीं है तो हम फीडबैक्स के तौर पर लें ना। हमें ये बहुत ज़रूरी है सर, मैं कहना चाहूँगा इस मन से कि हम लोग एज ए टीचर, हमें फीडबैक्स मिलने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं है बच्चे तक वो डिलीवर हो रहा हो। क्या पता बच्चा हमारी कोई ना कोई प्रॉब्लम से वाकिफ़ हो और वह कह ना पा रहा हो।
तो ऐसे भी बहुत सारे फीडबैक मैकेनिज्म हैं जहाँ पर हम स्टार्टिंग में ही 3 दिनों में हमें ले लेना चाहिए, चाहे फॉर्म भरा लें हम, चाहे किसी और से पता करवा लें, और फिर जहाँ पर फीडबैक है उसको तुरंत एक्सेप्ट करते हुए आप उसको इम्प्रूव करें। क्योंकि कोचिंग में यही डायनामिक एस्पेक्ट है कोचिंग का जो इसको कॉलेज या फिर स्कूल से अलग करता है। कोचिंग में हम लोग थोड़ा ओपन रहते हैं स्टूडेंट से, और हम लोग बदलने के लिए तैयार रहते हैं। तो जैसे ही आप करेंगे, और दूसरा जो मैंने आपको बताया फीडबैक मैकेनिज्म बहुत लचीला होना चाहिए और बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करना चाहिए उसमें सब्जेक्ट टीचर को। और जो दूसरा मैंने बताया कि स्टूडेंट फ्रेंडली एटीट्यूड रखें और ये सोचें कि मेरी तरफ से अगर कुछ एक्स्ट्रा नोट्स चले भी जाएं तो कोई बात नहीं, और आप उसको दें बच्चे को। और लेकिन जो आपने डेडलाइंस कह रखी हैं उन पर आप थोड़ा सा फर्म भी रहें, बट एट द सेम टाइम कई बार हम जानते हैं सर ऐसे बच्चे होते हैं जो पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं या फिर जिनके साथ कुछ कंडीशंस गलत हो रही होती हैं, तो उनको भी हम ह्यूमन एस्पेक्ट को भी रखें बट बिजनेस एस्पेक्ट के साथ मर्ज करते हुए चलें। और कम्युनिकेशन बहुत बारीकी से हमें करना पड़ता है, कई बच्चों को हमें समझना पड़ता है, कई बार हम फर्म हो जाते हैं, बहुत बच्चा बहुत सॉफ्ट होता है कई बार। और मैंने आपको बताया था कि 10% तो हर जगह होते हैं, तो वो उनके लिए हम 90% को जो है ये तो ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। अब यहीं पे सर थोड़ा सा पहले आप एक स्ट्रेटेजी की यहाँ पे और बात कर रहे थे ऑनलाइन की, अगर डिजिटल प्रोडक्ट की बात करें कि कभी आप अगर आप इस सेशन की बात करें तो आप थ्योरी को फ्री कर दो लेकिन एमसीक्यू के चार्ज आप लेने लग जाओ। अगले में आप क्या करो कि जो है थ्योरी को जो आप, हाँ, एमसीक्यू आप फ्री में कर दो, थ्योरी के आप ले। तो कुछ और भी ऐसे टिप्स आपके पास हैं? हाँ सर, ये बहुत अच्छा है कि हम जैसे जो यूट्यूबर्स हमारे साथी हैं बहुत सारे, वो बहुत अच्छे हैं, एफिशिएंट हैं, तो वो ऐसा करें ना कि एक अपने जैसे जो पूरा एक सब्जेक्ट की एक पूरे फ्री वीडियोस की लिस्ट बना लें और उसको डेली बनाएं आप। उसमें थियरी का आपने अपना एक सब्जेक्ट पकड़ा और 2 से 3 महीने तक आपने प्रॉपर एक दिन एक टाइम पे फिक्स देते रहे, और आपने साथ साथ कहा कि भाई इसके एमसीक्यूज हम चार्ज कर लेंगे, और चार्ज में भी आपने बच्चों की बिल्कुल पॉकेट्स का ध्यान रखते हुए करा। तो इट्स अ नंबर गेम सर, है ना। फिर जैसे हमारे पास जैसे जैसे स्ट्रेंथ बनती है तो हम वहाँ पर रेट को कम करते जाते हैं, तो बच्चों के फेवर में विन विन सिचुएशन आती है। तो ये एक बात है। और फिर जैसे अगली बार आपने करा कि ठीक है भाई एमसीक्यूज फ्री कर रहे हैं, थियरी को हम पढ़ा देंगे। तो ये एक मतलब ये छोटे छोटे इनपुट्स जो मैंने ऑब्जर्व करे, अभी फिर भी इन पर ट्रायल होना मेरी तरफ से, हम सब लोग की तरफ से होना बाकी है। ओके, बट हम कर रहे हैं, ठीक है। और भी कोई आप अपना एक्सपीरियंस है तो बताना चाहेंगे जिससे आपका बिजनेस जो है वो बिल्कुल सूट अप हो गया हो? सर मुझे ये लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि समय को भांपना बहुत जरूरी है। हाँ, हमें ये पता होना चाहिए कि कब हमारी वैकेंसीज आने वाली हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कैसे कोर्स को डिज़ाइन करेंगे। ये मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा है। मुझे आता है आपका बिल्कुल, जी, हाँ, जो थोड़ा कंटेंट बहुत अच्छा है सर आपका। कंटेंट के अलावा कि भापना कि भाई यहाँ पर अब हम ये फ्री कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये दे रहे हैं, तो ये जो एक्सपर्टाइज है ना, ये इसके लिए कोई MBA का कोर्स नहीं मिलेगा, लेकिन जो हम लोग ने 10-15 साल लगाए, तो वही ये जो मेरे ख्याल से रिच टीचर्स अपना जो फोरम है, यहाँ से भी यही हमारा मैसेज जाना चाहिए कि ऐसी चीज़ों को आपको ऑन द जिसे कहते हैं ना, ऑन द फीट, उसी समय आपको जो है इम्प्रोवाइज करना आना चाहिए कि ठीक है अभी मार्च में पेपर नहीं हो रहा है, LT का कब होगा, तो 6 महीने में होगा, तो हम कितने महीने का कोर्स बनाएं, ठीक है, MCQs कब शुरू करेंगे हम, कब नोट्स देने हैं, कब नोट्स उनको कब PDF देने हैं, थियरी का बैच कितना चलेगा, एक बैच में कितने क्लासेस देनी है, उसका फीस क्या हमें रखना चाहिए, क्या बच्चा उसको पे कर पाएगा, क्या कोर्स हम कर पाए। कई बार हमने समय कम दे दिया, हम कोर्स नहीं कर पाते, कई बार हम जो है ज़्यादा दे रहे हैं और वो खींचता जा रहा है कोर्स। ऐसा मैंने देखा कि 6 महीने का कोर्स 1 साल तक खींच जाता है, पेपर नहीं हुआ तो अब टीचर को भी नहीं पता, अब टीचर कहता है कि नहीं तुम भी पढ़ते रहो, बच्चा भी। तो वो कोई मतलब टाइमलाइंस के साथ फिक्स करें और स्ट्रेटजीज बनाएं, और सबसे मेन कमिटमेंट्स पे पूरा कायम रहें। मैंने ये देखा कि बच्चा इससे नाराज़ नहीं होता सर कि हम नहीं पढ़ा पा रहे किसी दिन, लेकिन बच्चा इससे नाराज होता है कि आप एक तो नहीं पढ़ा पा रहे, दूसरा आपने उसको लेट बताया, क्योंकि उसके भी अपने टाइम्स हैं। तो कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स सारे सीनियर एस्पिरेंट्स होते हैं हमारे जो तैयारी करते हैं, तो उनको वेल इन्फॉर्म्ड रखना है हमें, और कमिटमेंट्स को पूरा करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड रखना है, स्टूडेंट फ्रेंडली स्ट्रक्चर्स रखने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कंपटीशन और कोचिंग का फील्ड इतना एक्साइटिंग है, इतने थ्रिल्स हैं इसमें सर ना, और इतना ज़्यादा डायनेमिक है जो आपको कहीं नहीं मिलता, और इतने ज़्यादा आपको मतलब कॉम्बिनेशंस हैं इसमें। तो मुझे तो ये चीज़ बड़ा एक्साइट करती है। ओके, बहुत बढ़िया सर। अब यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है बिजनेस फंडिंग से रिलेटेड अगर हम बात करें या लोन से रिलेटेड हम बात करें, तो आप टीचर्स को क्या यहाँ पे एक जो है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जो लर्निंग देना चाहोगे? सर यही है कि अपने प्रोडक्ट पर भरोसा करें। अगर आपको विश्वास है कि आपने कंटेंट ईमानदारी से बनाया है और वो बच्चों तक आप बिल्कुल पैशनेटली और बिल्कुल दिल से पढ़ा के पहुंचा सकते हैं, तो मनी डजंट मैटर इन दैट वे।
तो मुझे लगता है, मैंने आपसे शेयर भी कर रहा था कि कई बार ऐसा भी है कि लोन भी लिया और उसको फिर तेजी से रिकवर भी कर दिया। तो ऐसा है, बट ये है कि आपने को प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि मैंने ये भी देखा कि हेल्थ के इश्यूज़ आए, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुई। तो हेल्थ के इश्यूज़ इसलिए आए क्योंकि एट टाइम्स मैंने ये सोचा कि मैं प्रेशर नहीं ले रहा हूँ, बट वो प्रेशर मेरे को कहीं ना कहीं हावी कर गया। तो ये भी देखना है हमें कि एक फ़ाइन लाइन होती है कि प्रेशर नहीं लेना है, बट एट द सेम टाइम हमें अपने कमिटमेंट्स को पूरा भी करना है। और अगर आपके कंटेंट में दम है, अगर आपके प्रोडक्ट में आपको लगता है कि यस ये बिकेगा, जब डेफिनेटली मैं पढ़ाने जाऊंगा तो बच्चा जो है क्लास से बाहर नहीं जाएगा, एटलीस्ट वो ये नहीं कहेगा कि यार समझ में नहीं आया, तो आप डेफिनेटली टीचर हैं मुझे लगता है, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करने वाले हैं। और इसका पता है, आप नहीं है सही जज, आप बच्चों को पढ़ा के देखिए कभी, आप 3 महीने 6 महीने पढ़ाइए, अगर बच्चा कहता है इस बात को तभी आप हाँ मानिएगा, क्योंकि हमारी नज़र में हर कोई शेर होता है, हमें लगता है कि नहीं वी आर वेरी गुड टीचर्स, बट वो बच्चों का फीडबैक, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर फिर रिपीट करूँगा, आपका रिजल्ट बता देगा कि आप में कितना वो एक्चुअल में है कि नहीं, वो एक्स फैक्टर है कि नहीं ना बीइंग अ टीचर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो अपना एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे शेयर किया। तो टीचर्स, आपको सर का जो एक्सपीरियंस है उससे कितनी लर्निंग मिली, आपको क्या फ़ायदा हुआ, तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको सर के एक्सपीरियंस से कुछ और जानना हो तो आप नीचे दिए हुए जो नंबर हैं उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट में आप बता सकते हैं, हम सर से दोबारा से फिर वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।